गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैथ करेंगे हम पेन फ्री क्लास, मतलब बिना पेन उठाए आप पेन मतलब मैथ कर सकते हो। मतलब 20 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, भूख किस प्रकार का प्रेरक है। देखो भैया, मैस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए। कौन कौन से बताए बताओ। एक तो बताया जन्मजात, एक बताया अर्जित। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना। अब देखो, अर्जित को भूख कैसा है, भूख तो जन्म से ही लगती है, तो जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब एक चीज़ याद रखना, मैस्लो ने ना नीड थ्योरी दी है। क्या दिया, नीड थ्योरी दी है मैस्लो ने। उसमें सबसे पहले शरीर की मांग बताई है, सबसे आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया है। 5 मांग बताई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, उपलब्धि और प्रेरणा। अगर किसी को उपलब्धि हो गई ना तो वो लैंड पे नहीं रहेगा, लैंड छोड़ के भाग जाएगा ऐसे याद रखना। आंसर होगा ए। फ्राइड ने देखो मनोविश्लेषणवादी है, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, फ्राइड ही असामान्य मनोविज्ञान का जनक है। अब एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो इसी से, कि इन्होंने ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया। ठीक है, आंसर इसका ए है। मैकडूगल ने क्या दिया बताओ, मूल प्रवृत्ति बताइए। मूल प्रवृत्ति कितनी बताई, 14 बताइए। ठीक, और मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और बस आंसर ए। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसने 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब है इनकी। मनो सामाजिक सिद्धांत का नाम है। नव फ्राइडवादी कहते हैं, न्यू फ्राइड कहा जाता है एरिक्सन को। एक चीज़ और याद रखना, सिस्टोनिक और डायस्टोनिक ये टर्म भी किसके हैं, एरिक्सन के। ठीक, और 3R का कॉन्सेप्ट पूछ ले तो वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 112 आती है तो बुद्धि लब्धि का स्तर बताना है। तो बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, IQ बराबर MA/CA × 100। फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला दिया टर्मन ने, फाइनल फार्मूला। ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेस टेस्ट कहते हैं इसे, 1916 वाले को। ठीक है, और देखो एक चीज़ याद रखो, सामान्य बुद्धि होती है 90 से 110। जब तक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, खुद आंसर निकाल लिया करो। उसके बाद तीव्र बुद्धि होती है 110 से 120, प्रखर होती है 120 से 130, और प्रतिभाशाली होती है 140 प्लस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा तीव्र बुद्धि होगी इसमें। नेक्स्ट, इसमें से रॉबर्ट एन गैने इन्होंने 8 प्रकार की लर्निंग बताई है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब का नाम है। सबसे पहली सिग्नल लर्निंग है, आखिरी में क्या है, प्रॉब्लम लर्निंग। ठीक है, तो सबसे इसमें बताना उच्च स्तर प्रॉब्लम लर्निंग का है, समस्या समाधान अधिगम। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट, बालक के भय के निवारण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत उपयोगी। तो देखो, कभी भी अगर आपको बच्चे का भय दूर करना है ना, या आप अगर आपसे ये भी कहते हैं कि उद्दीपक सामान्यीकरण किस सिद्धांत में होता है, तो उद्दीपक सामान्यीकरण भी इसी सिद्धांत में होता है। तो ये है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग करने के लिए। पैरोटिड ग्लैंड लार से रिलेटेड होती है, और ये लार की 3 ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, मतलब मुंह में, उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। सूज का सिद्धांत किसका है, सूज का सिद्धांत रिलेटेड है कोहलर से। इन्होंने चिंपैंजी नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था। कोहलर किससे, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से रिलेटेड, इसका मतलब होता है पूर्णाकार। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, जिसने कैट पर प्रयोग किया था। और ये कहाँ का था बताओ, अमेरिका। अमेरिका का कार्ल रोजर्स भी था, ये भी याद रखना, जिसने क्या दिया था बताओ, डायरेक्टिव थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था। आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, बुद्धि परिणाम किसका होती है, तो बुद्धि ना आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। बुद्धि की देखो क्षैतिज वृद्धि तो होती रहती है, मगर लंबवत वृद्धि रुक जाती है कब, 18 वर्ष पे। ये चीज़ याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है बताओ। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है। सार्वभौमिक होता है, सही बात है। उद्देश्य समायोजन होता है, सही बात है। केवल देखो मात्र लिख रहा है, ऐसे ही काट सकते हो, आंसर हो जाएगा डी। अब देखो लर्निंग, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 5। अब वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं ये आप बताना। ठीक है, मैं आप के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। कौन सी प्रक्रिया नहीं है बताओ। अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन थोड़ी ना होता, व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं अधिगम में, सही बात है। जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है। अनुभव अभ्यास से होता है, सही बात है। मगर परिपक्वता के कारण थोड़ी ना अधिगम हो जाता आपका। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम बताना है। तो देखो, सीखोगे ना, कभी भी सीखना होगा तो बाधा कहाँ आती है, बीच में आती है। मैंने पिछली बार ही बताया था। तो इन दोनों को तो वैसे काट दो, यहाँ और यहाँ।
ठीक है। आखिरी में क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लक्ष्य की, ठीक है। और बस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 4, 2। सबसे पहले आप अभिप्रेरक करोगे, फिर आप क्या करोगे, विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे, फिर आप बाधा आएगी, सफल प्रयत्न होंगे, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व की नहीं है। तो देखो, ये सामाजिक नहीं होते, ये किसकी होती है सामाजिक होना, बहिर्मुखी वाले की होती है। तो किसकी होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसने दी है, युंग ने दी। दो तरीके बताएं, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस इनकी किताब है, और साइकोलॉजिकल टाइप्स भी इनकी किताब है, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है जिसमें 100 शब्द बताए इन्होंने, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, अब देखो, अधिगम के तहत तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित कर दिया, तत्परता के नियम को कहते हैं रुचि का नियम। ये 3 मुख्य नियमों में से एक है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो थॉर्नडाइक का नियम है ये। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम है, कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। वॉटसन व्यवहारवादी है, और व्यवहारवाद से ही ब्लैक बॉक्स थ्योरी रिलेटेड है, और विशुद्ध मनोविज्ञान इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और बस, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो, प्राथमिक स्तर पर आप कभी भी व्याख्यान विधि का यूज नहीं करोगे। आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। समस्या समाधान आधुनिक युग में कौन है, जॉन डीवी इसके समाधान करता। और जॉन डीवी कौन है, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक नहीं है, याद रखना। और पुराने समय में अगर समस्या समाधान विधि का जनक पूछ ले कोई, तो सुकरात लगा के आना, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर सी है इसका। इसमें कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम पर बल देता है, किस पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे कहाँ से हैं, स्विट्जरलैंड से, ठीक है। 4 से 12 वर्ष के बच्चे उपयोग किए थे, इनके 3 बच्चे थे, इतना याद रखना। 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। इनकी केवल ये बताना कि एज क्या क्या है। अब देखो, इंद्रियजनित में भी ना कौन सी 6 स्टेज आती हैं इसके अंदर ही, ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने हेट्रोनॉमी ऑटोनॉमी 2 स्टेज और बताई, किसकी, नैतिक विकास की। जो कोहलर वो है ना, कोहलबर्ग, उसने इन्हीं के इसको सिद्धांत को फॉलो किया था। अब एक चीज़ याद रखना, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, तीनों किताबें इन्हीं की जीन पियाजे की। नेक्स्ट, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस के द्वारा नियंत्रित होता है, बताओ। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा होता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण पर प्रगति को तब तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जब तक पूरी तरह से सीख नहीं लेता। देखो, मैं कितनी बार बोला होगा आपसे, चैनिंग, शेपिंग, ये बोलता रहता हूँ। तो ये क्या है, ये चैनिंग है। एक वांछनीय लक्ष्य को के प्रत्येक छोटे चरण में प्रगति को तब तक पुनर्बलन दिया जाता है। तो क्या कर रहे हो आप उसे प्रदान करना है जब तक कि पूरी तरह सीख न लिया जाए। तो इसे क्या कहेंगे, बताओ। ये शेपिंग है, चैनिंग नहीं है। जब बहुत ज़्यादा शेपिंग ऐसे मिलती जाती है तो फिर वो चैन बन जाती है आखिरी में जाके। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, शेपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये किसने दिया, स्किनर ने दिया, ठीक है। इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब के जनक कौन है, स्किनर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है इनकी। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, आंसर हो जाएगा सी। मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बोवल डॉल एक्सपेरिमेंट जिसने किया है, नाम क्या है, बंडूरा, ठीक है। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें बताना है कि जेंडर कंसिस्टेंसी की पहली स्टेज कौन सी है। तो ये किसने दी है, ये दी है कोहलबर्ग ने। अब उन्होंने पहले दी है जेंडर लेबलिंग, फिर आती है स्टेबिलिटी, फिर आती है आखिर में कंसिस्टेंसी। कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया है, कैरोल गिलिगन ने, याद रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा जेंडर लेबलिंग, ठीक है, बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है PCES। PCES क्या होता है, देखो, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इनके लिए भी यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन वाले के लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। ऑटिज्म के बारे में सबसे पहले क्रेमर ने बताया था, ठीक है, याद रखना। अब ये बताना, पिक्चर, पी से पिक्चर बता दे रहा हूँ, ई से एक्सचेंज भी बता दे रहा हूँ। सी और एस की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, लिखना कमेंट बॉक्स में, पिक्चर एक्सचेंज, सी और एस से आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, पहला पर्सन जिसने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की थी तो उसका नाम था सैमुअल किर्क। देखो, विलियम बुंटे ने 1879 में लिप्जिंग और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं जर्मनी में क्या खोली थी, लेबोरेटरी खोली थी। इनकी किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इन्हीं का शिष्य एक टिचनर, संरचनावाद के जनक हैं ये, ठीक है, ये सब याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, बी, सैमुअल किर्क। नेक्स्ट, डैश पहला स्कूल है जहां बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते हैं। तो देखो, कहाँ शुरू करते हैं, तो परिवार में शुरू करते हैं। ये DSSS का क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट,
ये भी DSSP का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं आया। देश की भूमिका बच्चों की उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सीखना है। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन आएगा, इसमें क्या आएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन आएगा, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो अगर तुम्हारी क्लास में 61 से लेके 90 बच्चे हैं तो आपकी क्लास में कितने टीचर होने चाहिए। देखो 30 बच्चों पे एक टीचर होता है, 60 पे कितने हुए, 2। अब यहाँ पे 61 है, मतलब एक ज़्यादा है ना, फिर भी तीसरा टीचर लाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो एक चीज़ याद रखना, 30 बच्चों पे एक टीचर होता है प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में 35 पे एक होता है, ठीक है। अपर प्राइमरी में ना 100 बच्चों पे क्या आ जाता है, एक हेडमास्टर आ जाता है, और यहाँ 120 पे आ जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तित्व की विशेषता कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है केवल, जहाँ पे केवल दिख जाए ना उसी को आंसर लगा जाना। आंसर है केवल आनुवंशिकता का उत्पाद नहीं होता, आनुवंशिकता और किसका होता है, वातावरण दोनों का होता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के गुणनफल होते हैं ना, वुडवर्थ ने कहा था, बताया था ना कई बार, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत किससे रिलेटेड। तो देखो एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। नेचर होता है किससे रिलेटेड, आनुवंशिकता से रिलेटेड। नर्चर किससे रिलेटेड होता है, ये होता है पालन पोषण से रिलेटेड। तो समाज क्या पालन पोषण में आएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो बोबोडॉल, ये किसका है बताओ, ये है बंडूरा का। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेज बताई हैं इन्होंने। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो संज्ञानात्मक, देखो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसका है, ये वही है बंडूरा, ठीक है। तो ये ना संज्ञानात्मक और व्यवहार सिद्धांत के बीच में सेतु का काम करता है। नेक्स्ट, अब कह रहा है देखो बाहरी और आंतरिक क्या होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था, युंग ने बताए, क्या बताएं, ये बताओ, ये दोनों है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, ये युंग ने नहीं बताया, ये मैंने आपको गलत बोल दिया थोड़ा, आंसर होगा सी। केवल इतना याद रखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, मोटिवेशन है बस, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत कारक, व्यवहार, वातावरण, सब ही निभाते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़े मैथ के क्वेश्चन आ गए, एक ट्रिक सीख लो इसमें बस, कभी भी एक कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, कभी भी मत ध्यान देना इस पर। अगर इसके ऊपर 0 लग रही है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो देखो इतने की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इस क्वेश्चन में केवल यही दिमाग लगाने की चीज़ है, बाकी सब कोई कर लेगा। 4 में से 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 1 प्लस 3। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, और 9 और 4 कितने हो गए, 13, और 3 16, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि a+1 की पावर b-1। अब देखो ये 9 किसका क्यों होता है, a की पावर b। ये 343 किसका क्यों बताओ, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, और 9 का होता है 729। तो ये किसका है, 7 का क्यों, ठीक है। अब देखो ये a की जगह क्या हो जाएगा 7, b की जगह हो जाएगा 3। तो a+1 कह रहा है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, ठीक है। तो 8 ऐसे लिख लो। 3 यहाँ पे b की जगह कितना देगा 3, तो b-1 है तो 2, तो 8 8 कितना आ गया 64, आंसर आ जाएगा आपका 64। तो आंसर क्या है आपका इसमें बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि खाना पकाने के लिए तेल की कीमत 25% की वृद्धि हुई, तो बजट को उतना ही बनाए रखना है जितना पहले था। 25% की वृद्धि, 25% को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1/4, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि हो गई। अगर इसको उतना ही बनाना है तो 5 पे किसकी कमी कर दो, 1 की कमी कर दो। देखो 25% 4 से 5 लिखना हमेशा, और जो उतना ही बनाना है तो इसको पहले नीचे लिखना, और फिर जितना ये कम हो उतना ऊपर, गुणा 100। तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो 20% की, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी क्रमशः कितने 7 और 8 अनुपात में है। इसमें 11 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जा रहा है, पानी, एल्कोहल और पानी, तो मतलब ये वाला हिस्सा मिलाया जा रहा है पानी। उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:5, ठीक है। नए मिश्रण में क्या बतानी है, एल्कोहल की मात्रा बतानी है। एल्कोहल कौन सा है, ये वाला है एल्कोहल, यही तो है एल्कोहल। देखो 7 पानी 8, तो देखो एल्कोहल वो 7 से कटना चाहिए, ठीक है। तो ये कट नहीं रहा, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है, तो ये 2 कट रहे हैं। अब बाद में कितना हो जा रहा है 3, तो 3 से भी कटना चाहिए, 5 और 3 8, ये नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ऐसे डायरेक्ट निकालना सीख लो, बहुत ज़्यादा सिखाऊंगा ना तो वो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो A B C इनकी वैल्यू दे रखी है, तो ये कभी भी दे रखी है A = 2, B = 8C, तो इनका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो एक के आगे कुछ नहीं लग रहा ना, तो एक मान लो, 1 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 8, ठीक है। तो 1 का 8 में कितनी बार जाएगा, तो A बराबर आ गया 8, B के आगे कितना है 2, 2 से 8 में भाग दो तो B = 4। अब C के आगे कितना है 8, तो 8 का 8 में 2, तो C बराबर आ गया 1,
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। कैसे? तो ए बी सी का मान 13 दे रखा है, तो 8 और 4 12 और 1 13 आ रहा है। अब इसको बस यहाँ उठा के रखना है। तो 8 8 कितने हो जाएंगे? 64। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। एक का कितना रह जाएगा? 1 बटे कितना हो जाएगा? 2c। सी का मान कितना? 1। तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट चढ़ा दो। 16 और 1 17, कितना है? 17। तो 64 में से 17 आ गई, तो कितने बचे? 7 तो यहाँ बच गए। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? आप अब एक काम करना है, इसे खुद से ही निकाल लेना। ठीक है, मैंने इतना बता दिया ना, बस इसमें वैल्यू रखनी है आपको। ना आए तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब देखो, दो संख्याएं हैं। बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। अब इसका दुगुना करो 96, इसके 5 गुने से 3 ज़्यादा है 8 5 40, ये तो पहुँचेगा ही नहीं, काट दो। इसका दुगुना करो 22, इसके 5 गुना 9 5 45, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी काट दो। 14 दूनी 28, इसका 5 गुना करो 25 से 3 ज़्यादा है। क्या 28 25 से 3 ज़्यादा है? सही बात है, आंसर हो जाएगा सी। ऐसे निकाल लो, पूरा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताना क्या ये मैथ पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। देखो, मैंने मैथ कभी पढ़ाया नहीं है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं और कोशिश कर सकता हूँ, इसे थोड़ा सुधार कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार बताना जरूर यार कमेंट बॉक्स में, है ना, और थोड़ा शेयर वेयर कर देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।